Jai Hind to all the would-be airmen of the country. Just you all appeared in the examination of Air Force, and I have got the paper of second shift of 18th July 2021. So students, I am going to explain or analyze the questions one by one. आप अपने परफॉर्मेंस को यहाँ से जज कर सकते हैं, इन प्रश्नों को देखें और आप जज करें कि आपने कहाँ तक परफॉर्म बेहतर तरीके से किया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न, सिनोनिम ऑफ बिस्टो। बिस्टो शब्द जो है इसका अर्थ होता है देना। बिस्टो का अर्थ होता है अर्पण करना। जब रेस्पेक्टफुल्ली हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वहाँ बिस्टो का प्रयोग करते हैं। अर्पण करना, ईश्वर के भगवान के ऊपर हम कुछ पूजा पाठ में चढ़ाते हैं तो चढ़ाने का अंग्रेजी भी बिस्टो होता है। इसका सिनोनिम ग्रांट होगा, गिव होगा। अप्लाई के अर्थ में भी बिस्टो का प्रयोग होता है। स्टो मीन्स देना, चढ़ाना। पुटअप प्रस्तुत करना, देना। कन्वेई संवाद इत्यादि देने में कन्वेई का प्रयोग होता है। और कन्फर का यूज भी हम यहाँ कर सकते हैं, कन्फर। सिनोनिम ऑफ इंस्पायर। इंस्पायर का सिनोनिम पैसेज में पूछा गया था इंस्पायर का सिनोनिम। तो इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित करना, इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना। जब हम इंस्पायर शब्द का एडजेक्टिव बनाएंगे तो इंस्पायर्ड हो जाएगा और इसका नाउन इंस्पिरेशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं रोज के एग्जामिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने से प्रश्न जरूर दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसका बोला। बिस्टो का नाउन बनाइएगा, बिस्टोवल हो जाएगा, केवल एल लगा देंगे। तो सिनोनिम इनकरेज होगा, स्टिमुलेट होगा, मोटिवेट होगा और इन्फ्लुएंस होगा। परजुएड भी हो सकता है। वाइल्ड गुड चेज इडियम आया था आज के एग्जामिनेशन में सेकंड शिफ्ट में। वाइल्ड गुड चेज मीन्स होता है ऐसा प्रयास जिसमें हम श्रम तो करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, लेकिन प्राप्त कुछ होने वाला नहीं है। असंभव चीज के लिए किया गया प्रयास, यानी ये फूलिश एंड होपलेस सर्च फॉर समथिंग अनअटेनेबल, यानी ऐसे चीज की तलाश, ऐसे चीज की खोज जो अनअटेनेबल है, प्राप्त करने योग्य है ही नहीं, निरर्थक प्रयास कह सकते हैं इसके लिए हम हिंदी में। नाउ इट इज फॉर एंटोनिम ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट मीन्स होता है प्रसन्न, जुबिलेंट मीन्स होता है मस्त मौला, खुश मिजाज। जो आनंद के लहर में हो वह जुबिलेंट होता है। इसका एंटोनिम देना है भाई, तो जो आनंद के लहर में है जब उसका एंटोनिम करेंगे तो उदास हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो डिस्पोंडेंट, सैड और पेंसिव इसका एंटोनिम होगा। ऑप्शन में कोई ना कोई इसमें से जरूर दिया गया होगा। चूंकि विद्यार्थियों से व्हाट्सएप पे आदमी क्वेश्चन लेता है, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो, बट धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उस विशेष विद्यार्थी का जिन्होंने यह सारा क्वेश्चन मुझे दिया। मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन धन्यवाद आपका कि आप इतने बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन आप मुझे दे दिए। गुड। It is 5 here and the question is Ravi is working very hardly as the examinations are fast approaching. यह क्वेश्चन एरर से है। रवि इज वर्किंग वेरी हार्डली, वर्क के साथ हमेशा हम हार्ड का यूज करें, हार्डली का कभी नहीं। हार्ड जो है वो पॉजिटिव सेंस रखता है, जबकि हार्डली नेगेटिव हो जाता है। तो रवि कठिन परिश्रम कर रहा था क्योंकि उसके एग्जामिनेशन सब यहाँ भाई वो 2-4 परीक्षा की तैयारी तो कर नहीं रहा होगा। तो कॉमन कॉन्सेप्शन यही कहता है कि एग्जाम होना चाहिए, बट मेमोरी पर आधारित है। जैसा मुझे मिला मैंने आपके सामने रखा। जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि हार्डली की जगह हार्ड होगा। एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग सही है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ एडमायर, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो एडमायर का एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडमिरेबल होगा। बार बार पूछा जाना कहने का मतलब यह है, यही नहीं, मतलब एडजेक्टिव बनाने को बार बार पूछा जा रहा है। मैंने सुबह के शिफ्ट का भी पेपर अपलोड किया है और वो भी आप देखे होंगे, उसमें भी एडजेक्टिव बनाने को दिया गया था। एक्शन से एक्ट बनाने को कल के पेपर में था। मतलब लगातार पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने से प्रश्न आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और मैं तो जो मेरे लाइव क्लास में जुड़ते हैं वो इन सभी प्रश्नों को तो यूं ही बना दिए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम बोलते रहते हैं। ये रवि इज वर्किंग वेरी हार्डली कई बार मैंने बनवाया है, रवि के जगह पर ही या शी करके।
एडमायर का एडमिरेबल होगा, एडमिरेशन नाउन होगा। ये मैं कितनी बार बोला हूँ अपने क्लास में। जो विद्यार्थी वीडियो देखें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी या नहीं। ज़रूर कमेंट करें, निर्धड़क, एकदम बेधड़क, बेहिचक, बिना हिचक के आप कमेंट लिखें जैसा फील करें। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। अब बिजनेस का स्पेलिंग एक तरह से पूछा गया था आपसे, तो बिजनेस का स्पेलिंग जो दिया गया है इसमें केवल बी सही है। नाउ इट इज 8 हियर चिल्ड्रेन रेगुलरली डैश इन द इवनिंग। ग्रामर के नियम के अनुसार यहाँ प्ले चाहिए, बट जो ऑप्शन हमें दिया गया है जैसा कि हमें बताया गया है, प्लेज, हैव प्लेड, प्लेइंग और प्लेड था। प्लेज हम दे नहीं सकते हैं। बच्चों ने नियमित रूप से शाम में खेला है, उतना सुटेबल नहीं है। बिना इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन के प्लेइंग का प्रयोग करेंगे नहीं। बचा एक तो हमारे पास प्लेड। हो सकता है पास्ट की आदत को हम व्यक्त कर रहे हों और इसलिए प्लेड ही यहाँ आंसर होगा। 8 का डी ही होगा। वी शुड डैश हेल्प टू द पुअर पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन। हमें उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो साइक्लोन से प्रभावित हैं, जो चक्रवात से प्रभावित हैं। तो मदद पहुंचाने के लिए रेंडर हेल्प का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो उसमें रेंडर हेल्प मैंने दिया है। अपनी वोकैब बिल्डर जो मेरी किताब है वोकैब बिल्डर, उसमें मैं स्पेशली रेंडर का प्रयोग समझाया हूँ। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स में जाकर के देख सकते हैं। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स में रेंडर का सही यूज मैंने सिखाया है किताब में। बिल्कुल सारे साइनो इत्यादि सब किताब से ही दिए जा रहे हैं। 10 आपके सामने, आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ। यह क्वेश्चन एडवर्ब से है। ग्रामर का रूल यही कहता है कि यदि वाक्य में जस्ट नाउ दिया गया हो तो उसमें आने वाला वर्ब जो होगा वह या तो प्रेजेंट टाइम का होगा, नहीं तो पास्ट टाइम का होगा। या तो प्रेजेंट टाइम का होगा, नहीं तो पास्ट टाइम का होगा। तो आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ। अब यहाँ पर फिनिश्ड ऑप्शन चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड कहीं है ही नहीं। प्रश्न सेट करने वाले की गलती है, ऐसा उन्हें सेट नहीं करना चाहिए था। मजबूरी में मुझे आंसर ए देना पड़ रहा है, बट बेस्ट आंसर फिनिश्ड होगा। ग्रामर के नियमों का धज्जी उड़ा दिया गया है यहाँ पर। अगर करेक्ट क्वेश्चन दिया जाता, अगर आपको हैव फिनिश्ड ही देना था भरने के लिए, तो जस्ट नाउ नहीं देते, केवल जस्ट देते। और जस्ट का प्रयोग यहाँ नहीं करते, आप बीच में करते। जस्ट हमेशा एक्जुलियरी वर्ब के बाद लगता है, जस्ट नाउ हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। तो यहाँ प्रश्न सेट करने वाले से गलती हुई है। जिस महोदय ने यह प्रश्न सेट किया है उनसे मिस्टेक हुआ है। बट आप लोग कर क्या सकते हैं, आप आंसर ए सेलेक्ट किए हों तो आपका सही है, वरना बी सी डी सभी गलत हैं। तो विद्यार्थी यह प्रश्न गलत सेट किया गया है। जिन्हें नॉलेज होगा वो समझ सकते हैं। आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करके देख लें। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत मैं पढ़ाता हूं अपने विद्यार्थियों को जस्ट नाउ, राइट नाउ, जस्ट का प्रयोग, और उसमें मैं ये चीज़ बताता हूं कि जस्ट नाउ इज यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम। अब ये जो यहाँ दिए हैं मजबूरी है हमें हैव फिनिश्ड देना। क्वेश्चन आपके सामने 11 है, यू आर द फ्रेंड दैट आई ट्रस्ट मोस्ट। अब यह प्रश्न रिलेटिव प्रोनाउन से है, तो यू आर द फ्रेंड मैं ट्रिक सिखाता हूं कि अगर बाद में कंप्लीट सेंटेंस है और पहले ह्यूमन बीइंग की चर्चा हुई है तो उसमें हुम लगा देना है, यानी आपका आंसर 11 का बी होगा। बड़े सटीक तरीके से आपने मुझे प्रश्न भेजा है और काफ़ी मतलब बार बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना बढ़िया, इतना ईजिली प्रश्न मुझे मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग इस पर 100% भरोसा करके इन प्रश्नों को देखें, टाइप को जाने। एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, ये इस भ्रम में न रहें कि आने वाले एग्जामिनेशन में शाम वाले बाद तो इस साल एग्ज़ाम है नहीं, अगले साल फिर है, हो सकता है कुछ टैली भी कर जाए। तो अब शाम वाले लोग एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे, या जब तक मेरा वीडियो अपलोड होगा वो तो एग्ज़ाम दे चुके होंगे। तो एग्जैक्ट मैच नहीं, बट जो लोग बनाए हैं अपने मार्क्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैं आंसर बता रहा हूं यही होगा, दूसरा संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा लिख रहा है, बता रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। ही इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन। वॉइस पर डाउट था, बट यही जानकारी मुझे दी गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से था। वॉइस के बारे में मुझे यही मालूम चला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से था, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने अपने से दे दिया है, बट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही था। तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो एकदम बिल्कुल ही सरल टाइप है, सबसे आसान टाइप आया है।
हालांकि फीलर जो इस बैच का आया है सेकंड शिफ्ट का फीलर जो है ये इस तरह का फीलर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मैं कल से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसके पहले मुझे पेपर मिल ही नहीं पा रहे थे, तो मैं कल से सॉल्व कर रहा हूँ। इतना बढ़िया फीलर किसी बैच में नहीं दिया गया था। वॉइस भले ही ठीक ठाक था, कुछ कठिन भी कह सकते हैं, लेकिन फीलर बड़ा ही इजी आ रहा था। फर्स्ट शिफ्ट में ही सीनियर के बाद प्रेपोजिशन लगाना था, डिवोटेड के बाद प्रेपोजिशन लगाना था, कौन नहीं लगा देगा टू इन के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही आस्क्ड मी व्हेन डिड यू बाई द हाउस, तो ही आस्क्ड इंट्रोगेटेड या इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन। अब सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हैड बॉट द हाउस, या हम वांटेड टू नो से बना सकते हैं कि ही वांटेड टू नो व्हेन आई हैड बॉट द हाउस। पैसेज जो आया था वो एक राजा की कहानी थी। राजा जंगल में चले जाते हैं, पहले बहुत क्रूर हुआ करते हैं और फिर अपनी क्रूरता से ही ऊब करके, और उन्हें शांति चाहिए होती है। अब उस शांति के तलाश में चले जाते हैं जंगल, और वहाँ जा कर के फिर लोगों से ये कमिटमेंट करते हैं कि जब मैं लौट के आऊँगा तो एक सेवक की तरह आप लोगों की सेवा करूँगा और बड़े करुणा के साथ मैं लौटूंगा। वहाँ से आने के बाद मैं एकदम दयालु प्रवृत्ति का इंसान बन जाऊँगा। यह पैसेज मैं अपने यहाँ एयरफोर्स के बैच में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ये बात खुद मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं। तो आज के सेट में, इस सेट में मुझे 13 प्रश्न मिल पाए थे और मैंने आपके सामने रखा। आप सभी वीडियो लाइक करने लायक हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपनी फीलिंग्स को बताएं। आपने ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जो एनालिसिस आपने देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब एयरमैन जरूर बने। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।